संदेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बहेला थाना के कोसमदेही के जंगलों में पुलिस और नक्सली के बीच हुई मुठभेड़, भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद। बालाघाट से इतवारी के बीच चली ट्रेन, भाजपा और ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के बीच ट्रेन शुरू करने श्रेय लेने की लगी रही होड़। उकवा मॉल में हादसा, एक मजदूर की मौत, 2 घायल, 6 महीने में तीसरी बार हुई घटना। जिले में फिर बदला मौसम का मिजाज, लालबर्रा, मानेगांव, समनापुर में हुई झमाझम बारिश और गिरे ओले। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 5 आरोपियों पर मामला दर्ज, सभी आरोपी फरार। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हाइपरटेंशन और डायबिटीज के बढ़ रहे मरीज, सर्वे में हुआ खुलासा। और लांजी तहसील में 5 माह में 40 चोरी, पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से ग्रामीणों ने की शिकायत। और अब खबरें विस्तार से। 24 फरवरी को जिले के बहेला थाना अंतर्गत सीतापाला चौकी के कोसमदेही के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि बीते 3 दिनों से लगातार नक्सलियों के सक्रिय होने की जानकारी इस क्षेत्र में मिल रही थी। 24 फरवरी को पुलिस पार्टी सर्चिंग कर रही थी। इसी दौरान नक्सलियों की ओर से अचानक फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस पार्टी ने भी कई राउंड गोलियां चलाई, लेकिन नक्सली पुलिस को भारी पड़ता देख मौका वारदात से फरार हो गए। बहेला थाना के अंतर्गत अपना जो सीतापाला चौकी है उसके पास के क्षेत्र में जंगल में 2-3 दिनों से इनपुट मिल रहा था। पिछले हफ्ते वहाँ एक डंप भी बरामद किया था बालाघाट पुलिस के फोर्स ने। 2 दिन पहले जो इनपुट मिला था काफ़ी क्रेडिबल इनपुट था और उसमें छत्तीसगढ़ पुलिस, गातापार थाने से साथ ही साथ बालाघाट का जो फोर्स है, इन दोनों ने जॉइंट ऑपरेशन किया था। और वहाँ पे आज सुबह करीब एक ग्रुप के वहाँ होने की संभावना पे जब ये पहाड़ी चढ़ रहे थे तो नक्सल दल ने इनके ऊपर, पुलिस फोर्स के ऊपर गोलीबारी कर दी। उस गोलीबारी का जवाब भी पुलिस फोर्स के द्वारा दिया गया। वहाँ पे काफ़ी सामान छोड़ के नक्सल भागे हैं। उस सामान को पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया है। पार्टी अभी भी नक्सलियों का पीछा कर रही है और हमें ऐसा लगता है कि शाम तक या कल दिन में भी सर्चिंग जारी रहेगी और कुछ सफलता हमें और मिल सकती है। सर, कोई नक्सली नुकसान होने की अभी तक तो ऐसा समझ में नहीं आया है, क्योंकि जब उस एरिया की सर्चिंग की गई तो वहाँ तो किसी के हताहत होने का ऐसा कोई निशान समझ में नहीं आया। लेकिन इनके जो भी भागने के ठिकाने हैं, जो रूट से लेते रहे हैं, उस पर चारों तरफ से हमने घेराबंदी की है और हो सकता है कि अगले 24 घंटे में हमें फिर सफलता मिलेगी। सर, किसी मुठभेड़ अभी जारी है? अभी वर्तमान में मुठभेड़ जिले के उकवा मॉल में 23 और 24 फरवरी की दरमियानी रात को एक और हादसा हो गया, जिसमें एक मजदूर की मौत और 2 मजदूर घायल हो गए। जानकारी के अनुसार नाइट शिफ्ट में ठेकेदारी में काम करने वाले भूपेंद्र कटरे उम्र 28 वर्ष की घटना में मौत हो गई। वहीं इस घटना में रेखलाल उम्र 28 वर्ष, गौरी उम्र 30 वर्ष, सभी तीनों निवासी उकवा दलदला को गंभीर चोट लगने पर जिला मुख्यालय के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब उकवा मॉल में लापरवाही की वजह से इस तरह की घटना घटी हो। बीते 6 महीने के दौरान 2 मजदूर इसी तरह लापरवाही के कारण घटित घटना में मौत का शिकार हो चुके हैं। बावजूद इसके कि मॉल प्रबंधन अपनी खामियों को लगातार छुपाने में लगा हुआ है। यहाँ तीनों मजदूर माहेश्वरी कंपनी के लिए ठेकेदारी में काम कर रहे थे। सूत्रों की माने तो मॉल में सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता, जिस कारण छोटी सी घटना होने पर भी मजदूरों की मौत जैसी बड़ी घटना हो जाती है। ये ड्यूटी गया था, रात में 10 बजे ड्यूटी गया था, तो सुबह इसका ड्यूटी से घर आने का समय हुआ तो खबर आई उसकी कि ऐसा ऐसा हो गया करके। हमको कुछ मालूम ही नहीं कैसे क्या हुआ, क्या लगता है, किस ढंग से वो तो अभी एक पैर गायब है जब हमने वर्तमान में देखे तो, है ना, और हेड इंजरी है, लेग इंजरी है। कहाँ काम करते, कैसे क्या हादसा, क्या बताया आपको? उकवा माइन में। कैसे क्या हादसा हुआ, क्या बताया आपको? हमको बताया कि कुछ मलमा गिर गया इस पे। अच्छा, जो उनके आदमी आए थे तो सिर पे मलमा गिर गया ऐसा बताया उनने। अच्छा, और बालाघाट ले गए हैं ऐसा करके बताया। क्या नाम है इसका? भूपेंद्र कटरे। कहाँ का रहने वाला है? दलदला। अच्छा, ये बताइए कितने बजे घटना बता रहे हैं? ये हमको 6 बजे खबर लगी।
और सूत्रों से पता चल रहा है कि 1:15 बजे रात में हो गया है जी। अच्छा, और भी लोग इनके साथ हुए हैं? हाँ, वो बताएंगे, वो लोग, उनसे हम पूछताछ करेंगे। अभी और भी घायल है क्या? 2 लोग बता रहे हैं। अच्छा, क्या काम करते थे यहाँ? मजदूरी करता था वो, कहाँ पर? उकुआ माइन में। उक्का माइन में। तो अंडरग्राउंड काम करते थे क्या? बाहर? ठेकेदार के अंडर में। ठेकेदार के अंदर। परमानेंट नहीं थे, ठेकेदार के अंडर। इस दौरान घायल मजदूर ने बताया कि घटना के विषय में उसे कुछ भी जानकारी नहीं है। अचानक कोई आवाज आई और उसके बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को बालाघाट के अस्पताल में पाया। सर, हादसा के बारे में जानकारी मुझे नहीं है सर। उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। अच्छा, होश नहीं था। कैसे क्या आवाज़ आई? कहाँ काम कर रहे थे आप? किस जगह काम कर रहे थे? अचानक से ऊपर से आवाज़ आई और उसके बाद देखे तो नीचे एक लड़का दिखा, तो उसके बाद मेरे को होश ही नहीं है सर। नीचे बैठा था सर। कौन से लेवल पे था? सेकंड लेवल में। सेकंड में, बॉटम में काम कर रहे थे आप? जी सर। अच्छा, कितने लोग थे वहाँ पे? 4, 5, 6 लड़के थे। 5-6 लोग थे वहाँ पे काम कर रहे थे। अच्छा, तो उसके बाद आप बेहोश हो गए थे? जी तो कैसे, क्या लगता है, क्या समझ में आ रहा है, किस प्रकार का हादसा हुआ जी होगा? सर, मेरे को जानकारी नहीं है सर। जानकारी नहीं। जी। घायल मरीजों को उक्वा माइल प्रबंधन की ओर से रात करीब 3:30 पर गोंदिया रोड डॉक्टर शरणागत के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। इस विषय में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर BM शरणागत ने इस तरह से पूरी जानकारी दी। बहुत दुखदायी घटना हुई है जो शायद उक्वा के माइन से रिलेटेड है। 3:30 बजे माइंस की गाड़ी में 3 लोग आए थे। एक तो ब्रॉड डेड था, शायद मेरे ख्याल से चट्टान दस्तकने या गिरने के कारण उसके वहाँ पे स्पॉट पे डेथ हो गई थी। दूसरा पेशेंट बहुत सीवियर हेड इंजरी का था, जिसकी पल्स PP रिकॉर्ड नहीं था और ऑलमोस्ट गैस्पिंग, जिसको हम गांव की भाषा में या शुद्ध हिंदी भाषा में सांस का उखड़ना कहते हैं, उस कंडीशन में था। और तीसरा एक बच्चा था जो काफ़ी एंजाइटी स्टेट में था। एक बच्चे को तो हमने बचा लिया था, पर दूसरा जो मरीज़ था वो काफ़ी सीरियस था और उसको देख के लगता था कि अगर उसको हम पुलिस केस बनाने के लिए तुरंत अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजें तो रास्ते में जा सकता है। लेकिन हमने सब चीज़ों को मानवता के आधार पे अलग रखते हुए मध्य रात्रि 3-3:30 बजे, जिस समय न दवाई दुकानें खुली रहती है न किसी प्रकार की मेडिकल एड मिलती है, मानवता को बीच में लाते हुए हमने उसको रखा। उक्वा माइन में कोई मामला आया है क्या? पूरा मामला किस प्रकार से है? डॉक्टर भजन लेलारे ने एक तहरीर लिख कर दी है भूपेंद्र कटरे की मृत्यु संबंध में। तो उक्वा माइंस में कोई घटना घट गई है जो उसको मृत अवस्था में लाया गया था यहाँ पर, जिसपे मर्ग इंटीमेशन कायम करके पंचनामा कार्रवाई की गई है। अब संबंधित कार्रवाई थाना रुद्र द्वारा की जाएगी। क्या मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम भूपेंद्र कटरे। किस प्रकार क्या हादसा, कुछ जानकारी आई कि सामने? पूछताछ में पता चला है कि वो माइंस के अंदर काम कर रहा था, तब कोई दुर्घटना घटी है। अच्छा, तो कोई घायल भी हुए? घायल के संबंध में जानकारी नहीं है। वो एक ही मृतक को लेके आए थे यहाँ। अच्छा, कितने बजे तहरीर मिली थी? तहरीर 6 बजे करीबन मिली। क्या कार्रवाई कर रहे हैं अभी आप? मर काम किए हैं। अब पंचनामा कार्रवाई हो चुकी है। अब डायरी अग्रिम कार्रवाई हो तो थाना रुद्र को भेजी जाएगी। सोमवार को BSNL के कर्मचारी अधिकारियों ने एक दिन की भूख हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि इस हड़ताल सरकार और BSNL की गलत नीतियों की वजह से की जा रही है। 2 महीने वेतन नहीं मिल पा रहा है। आज हमारी जो हड़ताल है, ये हड़ताल सरकार की गलत नीति और हमारे BSNL के मैनेजमेंट की गलत नीति के खिलाफ है। हम लोग पूरे मेहनत ईमानदारी से मेहनत से काम कर रहे हैं और हमको तनख्वाह 2 महीने लेट मिल रही है। यहाँ के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है सबको निकाला जा चुका है और उनके 6 महीने से पेमेंट बकाया है। जो गवर्नमेंट VRS स्कीम लाई थी जिसमें 80,000 लोगों ने VRS रिटायरमेंट लिया है, उनको अभी तक उनके जो बकाया राशि है उसकी कोई डेडलाइन समय सीमा नहीं दी जा रही कि उनसे बकाया। क्या लगता है सर, सरकार आप लोग की सुन क्यों नहीं रही है? सरकार का जो है ये पूंजीवादी सरकार है, इसका पूरा ध्यान निजीकरण की तरफ है। जैसे आप देख रहे होंगे LIC को भी निजीकरण की तरफ ले जाया जा रहा है। अब वो BSNL को भी चाहते हैं कि पूरा तरह निजीकरण करके सिर्फ रिलायंस जियो का रहे बस उनका। और अब आगे क्या कदम रहेंगे? आगे ये है कि आज तो बस सिर्फ सरकार को आगाह करने के लिए 1 दिवसीय हड़ताल है। आगे हम अनिश्चित हड़ताल पर जाएंगे, भूख हड़ताल हो या रिले हंगर स्ट्राइक। कर्मचारी अधिकारियों ने यहां तक आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पूरी तरह से अंधी और बहरी हो चुकी है, कर्मचारियों की सुनवाई नहीं कर रही है, जिससे कर्मचारी बहुत अधिक परेशान है और आहत हो चुके हैं। सरकार का एडमेंट कि हम कर्मचारियों को कुछ नहीं देंगे,
हम जो करेंगे सो कायदा। सरकार कर्मचारी जाते हैं बेचने, सरकारी कर्मचारियों को कोई सेंस नहीं है। जो उनकी डिमांड है हमको नहीं करनी है, हमको सुनने अंधी बहरी हो गई यहाँ की सरकार। अब क्या नीति बना रहे हैं आप लोग? हम नीति तो आगे जैसा हमारे हेडक्वार्टर से आदेश आएंगे, हेडक्वार्टर हमारा दिल्ली है यूनियनों का सभी, वहाँ से हमारे हेडक्वार्टर के लीडर जो हमें आदेश देंगे उस आदेश का हम अक्षरशः पालन करेंगे। हड़ताल के विषय में बीएसएनएल यूनियन के सेक्रेटरी नितिन ब्रह्मे ने बताया कि उनके मुख्य मांग इस प्रकार से है। सरकार द्वारा 2 महीने पहले वीआरएस के तहत कर्मचारियों का रिटायरमेंट लिया गया था, जिन्हें आज तक सेटलमेंट का पैसा नहीं दिया गया। 4G स्पेक्ट्रम की मांग बरसों से की जा रही है, लेकिन वह भी पूरी नहीं हुई। हमारी कुछ मांगे हैं भारत सरकार से। सर्वप्रथम मांग हमारी है कि हमको 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाए। दूसरी मांग हमारी है कि आज दो मंथ के अभी तक हम लोग को सैलरी का भुगतान नहीं हुआ, जिससे कर्मचारी अधिकारी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी मांग हमारी ये है कि अभी तक मेडिकल बिल और टीए बिल, इन बिलों का भी भुगतान भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया है। चौथा मांग हमारी ये है कि सर्वप्रथम हमारे वीआरएस जिन कर्मचारियों और अधिकारियों ने वीआरएस लिया है उनको भी आज दिनांक तक 1 रुपये भी भारत सरकार द्वारा दिया नहीं गया है। बोला गया था कि अभी तक सारे बिल और सारे कुछ क्लेम मिल जाएंगे, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी क्लेम हमें सेटल नहीं हुए। इस कारण सारे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बीएसएनएल, ईयू, एजीओटा, एग्जीक्यूटिव और एनएफटी, ये तीनों ने मिलकर आज भूख हड़ताल बालाघाट और सारे देश लेवल पे किया है। राष्ट्रव्यापी चल रहा है धरना? राष्ट्रव्यापी हड़ताल। कितना, एक दिवसीय क्या कितनी है? 1 दिवसीय स्ट्राइक है। लांजी विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांवों के बीते 5 महीनों के दौरान लगभग 40 चोरियों की वारदात हो चुकी है, बावजूद इसके कि आज तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। लांजी के पूर्व जनपद अध्यक्ष राजकुमार कर्राहे बताते हैं कि ऐसे गांव जहां पर लोग हैदराबाद, नागपुर व अन्य महानगर मेहनत मजदूरी करने जाते हैं, उन गांवों को चोरों के द्वारा टारगेट पर लेकर चोरी की घटना को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। क्या हो रहा है कि लगभग 4-5 माह से लगातार लांजी विधानसभा क्षेत्र के जो चिन्हित गांव हैं, जहां पर बाहर कमाने वाले लोग रहते हैं, ठेकेदारी करने वाले लोग रहते हैं, उनका व्यवसाय हैदराबाद, बेंगलोर, बॉम्बे इस तरफ में चलता है, और बंद घरों में जहां पे ताले लगे होते हैं वहां पर लगातार चोरियां हो रही है 3-4 दिन के अंदर में, और लगभग 1 करोड़ से ऊपर का जनधन की हानि वहां के लोगों को हो चुकी है। केस राशि भी गई है, बड़ी मात्रा में गई है, और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन जो है बिल्कुल मनमुग्ध बन के बैठा हुआ है। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, किसी तरह का कोई सर्च वहाँ पे होता नहीं है, क्योंकि हमारा एक नक्सलाइट बेल्ट भी है। और पहले भी हमारे यहाँ पर 2017 में एक डकैती हो गई थी, जिसमें हमारे एक परिवार के थे गोरेलाल कर्राहे जी, उनके घर में चोर घुस करके उनके बच्चों को, उनको हाथ पैर बांध करके धारदार हथियार और गन लेकर अंदर घुसे थे और डकैती किया गया था। अब डर और दहशत का माहौल पूरे क्षेत्र के अंदर में है कि आने वाले समय में कहीं कोई अप्रिय घटना न घट जाए, क्योंकि ये जो पूरा ठेकेदार एसोसिएशन आज जो एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आया, इस बात के लिए आया है कि ये सारे लोग अपने अपने मुख्य स्थानों में चले जाते हैं काम करने के लिए। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने बताया कि चोरियों की शिकायत पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर दीपक आर्य से की गई, जिसे जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई हो सके। लांजी क्षेत्र में जो देश के कोने कोने में प्रमुख रूप से अलग अलग तरह का व्यवसाय करने वाले प्रतिष्ठित लोगों के, विशेषकर कुछ चिन्हित लोगों को लक्ष्य बनाकर विगत 1 माह के अंदर 1 करोड़ के लगभग के सामान और नगद रुपयों की जो चोरियों की घटनाएं हुई हैं, और यह चोरियां होने के बाद जिस तरह की जो गतिविधियां वहां पर लगातार संदिग्ध गतिविधियां वहां पर दिखाई दे रही हैं, उसको लेकर आज पुलिस अधीक्षक और जिला प्रशासन को यहाँ पर सभी व्यवसायियों के साथ और लांजी क्षेत्र के निवासियों के साथ यहाँ ज्ञापन के माध्यम से पुलिस प्रशासन से मांग की जा रही है कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए। इसमें कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि 1-2 दिन के भीतर स्वयं पुलिस अधीक्षक बालाघाट के साथ मौका वारदात पर जाएंगे, उन गांवों का निरीक्षण किया जाएगा और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये बात अभी संज्ञान में आई है। आज सुबह से मेरी बात इन लोगों से हो रही है और इस संबंध में एसपी साहब से ही मिले हैं। मैंने और एसपी साहब ने निर्णय किया कि हम लोग 1 दिन बाद मंगलवार बुधवार को मैं और एसपी साहब स्वयं वहाँ जाएंगे, गाँव वालों से चर्चा करेंगे। और एसपी साहब ने भी अपने स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। जो भी नाम चिन्हित हैं, जो भी ST सीटर हैं, जिनके पुराने अपराध जिनके खिलाफ हैं, उन सभी को बुलाकर पूछताछ की जाएगी और इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिका प्रशासक कलेक्टर दीपक आर्य ने नगर पालिका इंजीनियर, स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारियों की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि नगर पालिका की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वित्तीय संकट चल रहा है। इसे देखते हुए नए निर्माण कार्य न किया जाए, जरूरत के हिसाब से छोटे छोटे निर्माण कार्य स्वीकृत किया जाए और वसूली में तेजी लाई जाए। नगर पालिका में आज निर्माण कार्यों संबंधी बैठक रखी गई थी, जिसमें कि समस्त इंजीनियर्स, स्वास्थ्य के विभाग के अधिकारी एवं जो हमारे उद्यानिकी विभाग के अधिकारी, उनका बैठक लिया गया, जिसमें जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उनकी समय सीमा निर्धारित की गई है और कार्य को समय सीमा पूर्ण करने हेतु निर्देशन किया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार बस संचालकों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वह बस स्टैंड में बस पार्क न करें, बावजूद इसके कि इसका प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। नतीजा सोमवार को एक बार फिर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में आधा दर्जन से अधिक बसों पर कार्रवाई की गई और उन्हें निर्देशित किया गया कि भविष्य में बस स्टैंड में बसें खड़ी न करें। बस स्टैंड में कलेक्टर साहब महोदय का जो निर्देश थे कि बसें सब व्यवस्थित खड़े रहे, रोडों पे ना खड़े होके ड्रामा सेंटर पे खड़े हो, तो आज अपने ज़िले के एसडीएम साहब, सीएसपी साहब और थाने का स्टाफ लेके आज हम सभी बसों पे कार्रवाई की है जो गलत तरीके से गलत जगह पे खड़ी रहती है, जिन्हें ड्रामा सेंटर में खड़े होने की जगह दी गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। सर, देखा गया कि काफ़ी दिन पहले ये जगह खाली की गई थी, तो इसको व्यवस्थित करने में कितना समय लगेगा और क्या व्यवस्था की जा रही है यहाँ पर? वैसे यहाँ पर पार्किंग के लिए है, मोटरसाइकिल और कार पार्किंग के लिए कहा गया था, पहले कलेक्टर साहब ने भी कहा था। यहाँ बाहर साइड में है, यहाँ कार पार्किंग और मोटरसाइकिल जो अंदर दुकानदारों की गाड़ियाँ हैं वो सब बाहर खड़ी करेंगे, पर बसें यहाँ नहीं खड़ी होंगी। सावधान हो जाइए, कभी शहरी दिनचर्या की देन माने जाने वाली हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी बीमारियां जिले के ग्रामीण इलाकों में बड़ी आबादी को अपनी गिरफ्त में ले रही है। भागदौड़ भरी जिंदगी, हर पल तनाव, वसायुक्त खान पान और इन सब के बाद भी व्यायाम के लिए वक्त नहीं। इन सब के चलते डायबिटीज व हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है और ग्रामीण इलाकों में इनका जबरदस्त असर देखा जा रहा है। जिले के वरिष्ठ डॉक्टरों का कहना है कि आज से 10-15 साल पहले 50 से 55 साल की उम्र में हाई ब्लड प्रेशर, बीपी या हाइपरटेंशन व डायबिटीज की बीमारी होती थी। अब 30 से 40 के युवा भी इनकी चपेट में आ रहे हैं। पहली बार हुए सर्वेक्षण में सामने आया कि 7% आबादी हाइपरटेंशन व 4% जनसंख्या डायबिटीज से पीड़ित है। जिले के 30 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को परीक्षण में यही जानकारी मिली है। इनमें करीब 25% लोग ग्रामीण इलाकों से। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नीलेश जैन के अनुसार गांव का भी शहरीकरण हो रहा है। धीरे धीरे गांव के लोग भी शहर जैसे जीवन जी रहे हैं। नतीजा, जंक फूड गांव तक पहुंच चुका है। उनके मुख्य भोजन में वह शामिल हो रहा है। जो वर्तमान परिवेश है, यदि हम पुराने समय को देखें और आज के समय से उसको हम तुलना करें, तो जो पुराना समय था उस समय गाँव में, जो आप पूछ रहे हैं, गाँव में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की बीमारी देखने को कम मिलती थी। गाँव में दूसरी बीमारियाँ ज़्यादा मिलती थी, जैसे उस समय पीलिया हुआ करता था, उसके बाद अपना अल्सर्स बहुत हुआ करते थे, उसके बाद लपेट की बीमारी बहुत मिला करती थी, टीबी की बीमारी बहुत मिला करती थी और कोढ़ की बीमारी बहुत मिला करती थी। लेकिन अब वर्तमान परिवेश में ये पिक्चर जो है बिल्कुल पलटते जा रहा है। पहले ऐसा माना जाता था कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की जो बीमारी है ये शहरों के लोगों को ज़्यादा होती है, लेकिन अब वर्तमान में ये देखने को मिल रहा है कि गाँव में भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की बीमारी बहुतायत देखने को मिल रही है। यदि अब हम इसके कारणों पर जाएँ तो इसके कारणों को हम एक एक करके असेस करते हैं। सबसे पहले इसके लिए जो वर्तमान व्यवस्था है, जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, गांव का भी शहरीकरण होते जा रहा है, शहर और बड़े शहर बन रहे हैं। गांव की लाइफ पहले जैसी होती थी वो बिल्कुल बदलते जा रही है। गांव के लोगों का रूटीन बदल गया, उनका खान पान बदल गया, उनका रहन सहन बदल गया, उनका सोच बदल गया। तो इन सब चीज़ों के कारण ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के केसेस बढ़ने लगे। पहले गाँव में मतलब लोग प्रकृति के करीब रहते थे, प्रकृति के नियमों का पालन किया करते थे, लेकिन आजकल धीरे धीरे गाँव के लोगों में भी यही नहीं, गांव के लोगों में बीड़ी, तंबाकू जैसे नशे की बहुत अधिक आदतें बढ़ रही है। नतीजा, हाइपरटेंशन और अन्य बीमारियां तेजी से ग्रामीणों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। उसके बाद बीड़ी सिगरेट पीना, ये गांव में बहुत ज़्यादा बहुतायत से पाया जाता है। स्मोकिंग और टोबैको चुपिंग, तंबाकू का सेवन, ये भी गांव में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके कारण भी गांव के लोगों में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगी है। इसके अलावा जो एक प्रमुख कारण है, जो पूरे वर्ल्ड में हर बीमारी के लिए, हर चीज़ के लिए हमारी गिरती हुई नैतिकता, बढ़ते हुए बीमारियाँ, कम होती हुई जितना भी युवा पीढ़ी का जो लाइफ स्पैन कम होते जा रहा है, लोगों में मतलब बीमारियाँ फैल रही हैं। प्रमुख कारण जो हमारा वर्तमान ये फेसबुक,
व्हाट्सएप और जितना भी है ये सब चीज़ें भी प्रचुर मात्रा में जिम्मेदार हैं गांव के लोगों को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ कराने के लिए। इन चीज़ों से भी लोग क्या होता है, जैसे अब अपना क्या होता है अलाल होते जा रहे हैं, इसमें ज़्यादा समय खर्च करते हैं। गाँव के जो युवा लड़के हैं इसी तरह आयुष विंग की चिकित्सक डॉक्टर दीपाली वाकड़े भी मानती है कि वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में आहार और विहार दोनों का ही बदलाव हुआ है। आहार मतलब समय पर खाना, विहार मतलब व्यायाम करना। देखिए सबसे ज़्यादा जो रूपरेखा हम देखा जाते हैं कि अगर हाइपरटेंशन के और आज शुगर के पेशेंट हमारे यहाँ शहरी क्षेत्र में तो मिल रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा पेशेंट अभी मिल रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ी वजह होती है हमारा आहार विहार। आहार में हम उन चीज़ों को शामिल करते हैं, हमारा खान पान, और विहार में हमारा व्यायाम, हमारी जीवन शैली, ये चीज़ प्रभावित करती है। पहले एक समय जब हुआ करता था तो ज़्यादातर ग्रामीण जन हुआ करते थे, बस वह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता था, उनका नंगे पाँव उनका घूमना फिरना हुआ करता था। ज़्यादातर वो लोग जानवरों के बीच में रहा करते थे। तो ये एक रूटीन जो हुआ करता था वो उनको प्रभावित करता था एक उनकी जीवन शैली को बनाने में, अच्छा करने में। आज के समय में ये हो गए, सारी चीज़ें बिल्कुल बंद हो गई। लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठना पसंद नहीं कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ना भी उठे तो लोग कोशिश करते हैं कि आराम से उठना। उनकी पूरी तरह से जीवन शैली बदल चुकी है, जिसकी वजह से आज ये जो बीमारियाँ हैं ये सामने आपके समक्ष आ रही हैं। यही नहीं, समय के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक बदलाव हुए हैं। पूर्व में गांव के लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मवेशियों की सेवा किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें सब बदलाव होते जा रहा है। यही नहीं, फसल उत्पादन के लिए पहले गोबर खाद का उपयोग करते थे, लेकिन समय के साथ साथ रासायनिक खाद स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके अलावा जैसे हाइपरटेंशन के पेशेंट मिल रहे हैं तो आपका खान पान बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। इसका पूरा संबंध आपके खान पान से होता है। आप सबसे ज़्यादा खाने में मिर्च मसालों का सेवन कर रहे हैं। आप खेती में जो यूज़ करते हैं यूरिया का यूज़ कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। और इसके अलावा जो पहले खाद यूज़ हुआ करता था वो अब पूरी तरह से बदलाव आ चुका है किसानों में। तो यही वजह है कि आज हम जो पेशेंट इसके पाए जा रहे हैं पूर्णतः हमारे आहार विहार पे प्रभावित हो रहा है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? अपनी जीवन शैली में बदलाव करना आवश्यक है ना। आप योग को अपने साथ रखिए, है ना। योगा वगैरह करना ज़रूरी है। अपने आप को खुद को टाइम देना ज़रूरी है। और आज समय की सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही कि सामने बोला जाता है कि हमें समय नहीं मिल रहा। समय इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप खुद को समय नहीं दे रहे। हाइपरटेंशन और डायबिटीज से बचने के लिए नियमित व्यायाम, संयमित जीवन, खानपान पर ध्यान दिए जाने की बात चिकित्सक पूर्व की तरह एक बार फिर दोहरा रहे हैं। लालबरा तहसील के अंतर्गत आने वाले नेवरगांव पंचायत में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के तहत ग्रामीणों को विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। इस दौरान मुख्य रूप से स्वच्छता पखवाड़े के तहत स्वास्थ्य विभाग इंद्रधनुष मिशन युवा के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई, जिसमें रहेगा इंडिया फिट रहेगा इंडिया के बारे में महत्वपूर्ण संदेश दिया गया। महात्मा गांधी जी में दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पण कर पूजन कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। आज के कार्यक्रम के अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय एवं विशेष अतिथि महोदय। वारासिवनी की वृहताकार सेवा सहकारी समिति में शासन के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर गेहूं और चना की खरीदी किए जाने को लेकर पंजीयन कार्य जारी है, जिसमें शासन के द्वारा 1 फरवरी से उक्त पंजीयन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा वृहताकार सेवा सहकारी समिति को 19 फरवरी को पंजीयन केंद्र बनाया गया, जिसके कारण समिति के द्वारा 20 फरवरी से पंजीयन कार्य प्रारंभ किया गया, जिसकी अंतिम तिथि 28 फरवरी है, जिस दिन पंजीयन कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। शासन के द्वारा 1 फरवरी से 28 फरवरी यानी 28 दिन पंजीयन चलना था, वह उक्त सोसाइटी में मात्र 8 दिन में किया जा रहा है। अभी वृहताकार सहकारी समिति में गेहूं और चने का पंजीयन प्रारंभ हुआ। अभी तक कितने पंजीयन हो गए और पूर्व में कितने थे? अभी तक मात्र 100 पंजीयन हो चुके हैं यहाँ पर किसानों द्वारा, और जबकि उसके एवज में पिछले वर्ष 2592 पंजीयन किया गया था। लेकिन किंतु इस साल हमारे यहाँ 19 फरवरी से पंजीयन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जो आज 19 फरवरी से प्रारंभ हुआ है, तभी से आज 100 पंजीयन किए जा चुके हैं। लेकिन किंतु किसानों के द्वारा यहाँ पर और अभी 300 फॉर्म जमा कर दिया गया है पंजीयन के लिए। कि पोर्टल धीरे धीरे चलने के कारण हम किसानों को रोक नहीं पाते, जितने जमा करके रखे फॉर्म को और धीरे धीरे करते जा रहे हैं। लेकिन यह फॉर्म अभी 28 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है।
और 300 फॉर्म को करने में। पांडरवानी लालबर्रा के पंचायत भवन में 24 फरवरी को दोपहर 12 बजे से बैठकी व मवेशी बाजार की नीलामी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सरपंच अनीस खान ने नियमावली पढ़कर सुनाई। आपको बता दें कि सरकारी बोली ऑफसेट प्राइस 24,97,734 रुपए निर्धारित किया गया था, लेकिन इस प्रक्रिया में नीलामी की प्रथम बोली जितेंद्र मोहबे के द्वारा 20 लाख रुपए लगाई गई, जिसके बाद क्रमशः बोली लगाने का सिलसिला जारी रहा। नीलामी प्रक्रिया के दौरान बोलीदार जितेंद्र मोहबे ने सबसे बड़ी बोली 52,10,000 रुपए की लगाई, जिसके बाद कोई बोलीदार खड़ा न होने पर 1 वर्ष की अवधि के लिए मवेशी व बैठकी बाजार श्री मोहबे के नाम किया गया। ऑफसेट प्राइस था इसका 24,97,734 रुपए, जिसमें 6 बोलीदार थे। दीपक स्वामी, देवेश चौरसिया, अनिल जायसवाल, जितेंद्र मोहबे, रोहन दुबे, राजेश भोग। जिसमें उच्चतम बोली जो रही वो रही 52,10,000 रुपए। जितेंद्र मोहबे जो कि बोली स्टार्ट सबसे पहले किसने किया था? बोली के शुरुआत जितेंद्र मोहबे द्वारा ही की गई थी 20 लाख से, और अधिकतम बोली भी जितेंद्र मोहबे के ही द्वारा की गई। इसके पहले भी अन्य ठेकेदारों ने यहाँ बोली बोले, और जिसमें सब सर्वाधिक बोली जो थी 52,10,000। ये लालबर्रा ग्राम पंचायत, पांडरवानी ग्राम पंचायत में इतिहास में पहली बार हुआ है कि यह बोली 52,10,000 गई है। इतिहास गवाह है, आज तक की इतनी बोली कभी गई नहीं। शेष राशि कब तक जमा करनी है? अभी बस प्रक्रिया चालू हो ही रही है। जो शेष राशि वाला है, अभी कुछ ठेकेदारों को राशि लौटानी भी है अभी, और बाकी लोगों से इनसे जो राशि जमा करनी है वो फॉर्मेलिटी संबंधित अधिकारीगण हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। अगली कार्रवाई हमारी यहाँ प्रारंभ। सोमवार को लालबर्रा में दोपहर के बाद आसमान पर काले बादल छाए, जिसके पश्चात शाम 5 बजे से तेज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हो गया, जिसमें नगर मुख्यालय सहित क्षेत्र के सभी हिस्सों में बारिश हुई और क्षेत्र के बोटा, बांदरी, जाम, मोहगांव, बहेगांव, डोहरा, बगदेही सहित अन्य जगहों पर लगभग 10 मिनट तक ओलावृष्टि हुई, जिसमें आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया और विभिन्न कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न हो गई। इस दौरान आंधी तूफान और बारिश से बचने के लिए सड़क से गुजरने वाले राहगीर रुकने के लिए आशियाने तलाशते रहे। चना, बेर और आंवला के बराबर गिरे ओलों व तूफान से पाल पंडाल क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं यह ओलावृष्टि क्षेत्रीय किसानों के लिए किसी कहर से कम साबित नहीं हुई। इस ओलावृष्टि के कारण खेतों में लगी गेहूं, चना, अलसी और लखोड़ी सहित अन्य फसल बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। क्षेत्रीय किसानों की माने तो ओलावृष्टि से खेतों में लगे चने, गेहूं, अलसी व लखोड़ी सहित अन्य दलहनी फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे भारी नुकसान होने की संभावना है। किसानों ने बताया कि यदि लगातार खराब मौसम बना रहा तो बची हुई फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले की जनता से अपील की है कि वह अधिक ब्याज या अन्य लालच में आकर किसी भी चिटफंड कंपनी में अपनी राशि जमा न कराएं। अपनी राशि की सुरक्षा की दृष्टि से उसे राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकारी संस्थाओं या फिर भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त संस्थाओं में ही अपनी राशि जमा कराएं। चिटफंड कंपनी में जमा राशि डूब सकती है। यदि किसी व्यक्ति ने चिटफंड कंपनी में अपनी राशि जमा की है तो वे इसकी सूचना दस्तावेज सहित कलेक्टर कार्यालय या पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपलब्ध करवाएं। ऐसी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। और आपको बता दें कि कल रात ठीक 8 बजे देखना न भूलिए पद्मेश 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, सरपंच का रिपोर्ट कार्ड। अच्छा काम किए, हम तो ये बोलना चाहिए काम अच्छा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर।
लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कंजई में 23 फरवरी को शाम लगभग 5 बजे जंगल से भटककर एक हिरण बस स्टैंड में आ गया और घबराहट में वह बस स्टैंड के समीप स्थित एक मकान में घुस गया, जिसकी जानकारी लगते ही ग्रामीणों का हुजूम लग गया। ग्रामीणों के द्वारा इस घटना की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन अमले ने मौके पर पहुंचकर हिरण को अपने कब्जे में लेकर कंजई स्थित वन विभाग के रेस्ट हाउस में ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। पद्मेश से चर्चा में मध्य प्रदेश वन विकास निगम लामता परियोजना मंडल लालबर्रा परिक्षेत्र अधिकारी रवि गेडाम ने बताया कि रविवार को एक हिरण भटकते हुए गांव में आ गया, जिसकी ग्रामीणों से सूचना मिलने पर हिरण को पकड़कर कंजई रेस्ट हाउस में रखा गया और पशु चिकित्सक से उपचार करवाया जा रहा है। श्री गेडाम ने बताया कि हिरण को पैर में चोट आई है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन एवं छात्र संघ समिति बालाघाट के तत्वाधान में नगर के सिंधु भवन में 24 फरवरी को यूथ मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के समस्त कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिसे काफी सराहा गया। वहीं प्रमुख अतिथियों के द्वारा छात्रों को मार्गदर्शन दिया गया। ये राजीव गांधी पंचायती राज संगठन बालाघाट के तत्वाधान में यूथ मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के समस्त छात्र और छात्रों को उनकी प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए यहाँ पे इकट्ठा किया गया है और उनको आगे उनके कैरियर में मार्गदर्शन के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। किस प्रकार के कार्यक्रम होंगे यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और मोटिवेशनल स्पीच होगी हमारे मुख्य अतिथि द्वारा। 2 मार्च से आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षा का समय नजदीक आने के साथ ही शिक्षा विभाग के द्वारा तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इसी कड़ी में 24 फरवरी को कलेक्टर दीपक आर्य की प्रमुख उपस्थिति में नगर के MLB स्कूल में आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें समस्त सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की, जहां उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी RK लटारे के द्वारा परीक्षा के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं कलेक्टर श्री आर्य ने कहा कि परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षा केंद्र में नकल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो केंद्र अध्यक्ष पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैठक के बाद समस्त केंद्र अध्यक्षों को परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए। ये 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उनके संबंध में ये तैयारियों की बैठक केंद्राध्यक्षों की इसमें सभी केंद्राध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे समस्त नियमों का पालन करें और एक स्वच्छ और एक अच्छी परीक्षा का संचालन करवाएं, जिससे कि जिले का परिणाम भी अच्छा आए और जो परिणाम आए वह ज़्यादा आवश्यक है उसकी सूचिता बनी रहे, कहीं भी किसी प्रकार की नकल ना हो, इस बात का प्रयास करें और छात्रों को सारी समस्त सुविधाएं परीक्षा केंद्रों पर प्रदान की। नेहरू युवा केंद्र के नेतृत्व में आज डाइट संस्थान में 3 दिवसीय युवा प्रशिक्षण शिविर का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे, मानव अधिकार आयोग जिला संयोजिका फिरोजा खान सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान मंच के माध्यम से अतिथियों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। नेहरू केंद्र के द्वारा पूरे देश भर में यूथ को नेतृत्व क्षमता विकास करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इसी कड़ी में नेहरू केंद्र बालाघाट के द्वारा भी युवा नेतृत्व और सामुदायिक विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में जिले भर के 10वां विकास खंड से लगभग 40 युवाओं को यहाँ बुलाया गया है। पूरी तरह से आवासीय प्रशिक्षण है और इस आवासीय प्रशिक्षण में उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, चारित्रिक विकास और पंचायती राज व्यवस्थाएं और तमाम तरह के प्रशिक्षण के माध्यम से उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। चाहेंगे कि हमारे नेहरू युवा केंद्र के द्वारा जो युवा हैं 15 से 29 साल के जो युवा होते हैं उनमें क्या होता है, बेसिकली उनके अंदर ये इतनी हुनर होती है कि वो कुछ चीज़ें बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो हमारा नेहरू युवा केंद्र जो है वो इन सब चीज़ों के डेवलप कराती है, उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप कराती है थ्रू एजुकेशन, थ्रू कल्चरल एक्टिविटीज़, थ्रू स्पोर्ट्स के द्वारा, ताकि वो आगे तक पहुँच पाए, एक ब्लॉक से, एक छोटे ग्रामीण क्षेत्र से एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुँच पाए, सो दैट कि वो अपने जो भी उनके अंदर हुनर है वो बाहर तक ले आए और काफ़ी सारा आगे परफॉर्मेंस अच्छे से दे सके। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशों के तहत विशेष वर्ग में आने वाले छात्रों को परीक्षा की तैयारियों को लेकर विशेष सुविधा प्रदान की जा रही है।
जिनके निर्देशों के तहत CWSN के मानसिक रूप से अस्वस्थ छात्रों की विशेष कक्षाएं डाइट संस्थान में आयोजित की गई हैं, जिसमें शिक्षक विशेषज्ञों के द्वारा उन्हें विशेष शिक्षा प्रदान की जाएगी। यहाँ पे मानसिक मंद बच्चे हैं, श्रवण बाधित बच्चे हैं, दृष्टिबाधित बच्चे हैं। तो मुझे यहाँ पे मानसिक मंद बच्चों के लिए भेजा गया है। मानसिक मंद बच्चों में वो सामान्य बच्चों से थोड़ा पीछे रहते हैं, तो उनके लिए जो कोर्स किया जाता है वो मैंने कोर्स कर रखा है। मेंटल रिटार्डेशन में मैंने D.Ed किया हुआ है, तो उनकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार उनको पढ़ाया जाता है। जैसे डेली लिविंग स्किल है ना, दैनंदिन क्रियाकलाप जो होते हैं बच्चों में कम पाए जाते हैं। जैसे सामान्य बच्चे अपने खुद के कार्य खुद कर लेते हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं कर पाते, तो वो उनको सिखाना। सामान्य बच्चों की तुलना में वो पीछे होते हैं, तो उनको एजुकेशन में जैसे सामान्य बच्चों की तुलना में पीछे रहने की वजह से वो नहीं कर पाते, तो उनको उस हिसाब से पढ़ाना। खुद का नाम लिखना नहीं आता है, खुद का नाम लिखना सिखाना, है ना, कि वो किसी से व्यवहार कर सके। जैसे किराना 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर बालाघाट से नागपुर इतवारी के लिए ट्रेन शुरू हो गई। सोमवार को ट्रेन शुरू होने के समय प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ढाव सिंह बिसेन अपने समर्थकों के साथ उपस्थित थे। वहीं दूसरी ओर ब्रॉडगेज के संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनूप सिंह बैस अपने समर्थकों के साथ उपस्थित थे। इस दौरान दोनों ही दल ट्रेन शुरू किए जाने की होड़ में लगे हुए थे। बालाघाट में इस रेलवे स्टेशन पे देखने आया था कि बालाघाट के इस रेलवे स्टेशन पे और क्या क्या विकास की गुंजाइश है, यहाँ में क्या किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में जब गोंदिया से जबलपुर के लिए ट्रेन चलेंगी तो उस दृष्टि से जब ट्रेनों का और दबाव बढ़ेगा तो आगे हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ अभी देखा कि अभी हमारे पास केवल 2 ही पटरियाँ हैं जिस पे हमारा काम चल रहा है, और रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफार्म सकरा है और ओवर ब्रिज भी जिस तरह से हमको रैंप वाला होना चाहिए वो नहीं है, तो जिसके कारण पब्लिक को तकलीफ होती है। तो उसी दृष्टि से कि क्या क्या विकास के काम करना, तो आज हमारे साथ इंजीनियर भी और यहाँ के सुपरिटेंडेंट भी जो है हमारे यहाँ के, उनके साथ बैठ के पूरा विजिट किया। और आज इसके साथ ही जो बहुत दिनों से जनता की मांग थी, जो इतवारी ट्रेन बंद हो गई थी, उस ट्रेन को आज पुनः यहाँ से प्रारंभ हुई है। तो इसी अवसर पर मैं ये देखने आया था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और इतवारी ट्रेन गई है, उसको कोई झंडी दिखाने का तो विषय नहीं था। ऑलरेडी पुरानी ट्रेन थी, जनता की मांग थी, आज पुनः प्रारंभ हुई। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने रेलवे से यह मांग रखी कि ट्रेन सुबह के समय रखी जाए, जिससे कि जिले वासियों को नागपुर तक जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, बड़ा हर्ष का विषय है कि लगभग 8 माह तक जो ट्रेन बालाघाट से इतवारी सीधी ट्रेन जो कि बंद कर दी गई थी, उसे आज पुनः प्रारंभ किया गया है। लेकिन ब्रॉडगेज संघर्ष समिति का जो संघर्ष हमेशा से रहा है, हमने इस ट्रेन के शुरुआती समय में भी यह मांग रखी थी कि यदि इस ट्रेन को बालाघाट से प्रारंभ किया जा रहा है तो यह प्रातः के समय किया जाए। बालाघाट से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में ऐसे यात्री जो गरीब वर्ग से आते हैं और विशेषकर इलाज के लिए जिन्हें नागपुर जाना होता है, उनके लिए यह ट्रेन अत्यंत आवश्यक ट्रेन है, उनके लिए जीवन रेखा की तरह है। मॉल नगरी भरवेली में 24 फरवरी को अखिल भारतीय आदिवासी कौल समाज भरवेली शाखा द्वारा शबरी माता जयंती मनाई गई। यह कार्यक्रम शहर के वार्ड नंबर 1 सिवनी कैंप में आयोजित किया गया। इस दौरान समिति द्वारा शबरी माता पूजन, ध्वजारोहण, रैली व रात्रि में भंडारे का आयोजन किया गया। ये हम लोग शबरी जयंती मनाने जा रहे हैं आदिवासियों के साथ में, हमारे भरवेली शाखा की टीम, पूरा आदिवासी कौल समाज की। इसके उपलक्ष्य में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? हम लोग अभी पूजा अर्चना है हम लोग का, और उसके बाद शाम को खाने की व्यवस्था है पूरे आदिवासी कौल समाज की, साथ में देवी जागरण भी रखी गई है। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत टेकाड़ी के जंगल में हिंसक वन्य प्राणी के द्वारा एक गाय का शिकार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चिचगांव निवासी भीमराव पिता सीताराम की गाय जंगल की ओर चरने गई थी, जो वापस घर नहीं पहुंची। जंगल की ओर जाकर देखा तो गाय हिंसक प्राणी के हमले से मृत अवस्था में पड़ी थी, जिसकी सूचना गाय मालिक के द्वारा वन विभाग को दी गई। ये कल मवेशी जंगल में चरने गई थी, चरवा के द्वारा घर शाम को नहीं आई तो मवेशी मालिक जाके पूछा होगा चरवा को कि भाई मेरी गाय अगर नहीं आई। फिर शाम हो गई थी, दूसरे दिन आज सुबह देखे हूँ तो कुछ निशान की दिखी यहाँ पे
उसको गाय को घसीटा उसीटा मिला, देखते देखते है तो यहाँ गाय मेरी पड़ी। लगभग कितने बजे की घटना होगी सर ये लगभग इसी समय की बात है, लगभग 5 बजे। 5 बजे। तो अभी आप लोग के द्वारा क्या किया गया है? इसकी कार्रवाई करने की बस तैयारी चल। 24 फरवरी को शबरी जयंती महोत्सव के अवसर पर आदिवासी कौल समाज विकास समिति द्वारा भरवेली में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक जन और परिणय सूत्र में बंध रहे युगल दंपत्ति के रिश्तेदार उपस्थित थे। ये 3 माइन से आए हुए हैं। एक गुमगांव माइन का लड़का है और लड़की तिरोड़ी माइन से है, मध्य प्रदेश से, और 2 जोड़े बालाघाट के ही हैं, भरवेली ग्राम पंचायत और हीरापुर ग्राम पंचायत से। लगभग कितने जोड़ों का विवाह होना है? 3 जोड़ों का विवाह हो रहा है। ये हमारा प्रथम साल है आदिवासी कोल समाज विकास समिति की ओर से, जो ये पहली बार हमने आज कार्यक्रम शबरी महोत्सव के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बहेगांव में सेवा सहकारी समिति मर्यादित नेवर गांव समिति के अंतर्गत बनाए गए धान उपार्जन उपकेंद्र बहेगांव में 24 फरवरी को परिवहन किए जाने वाले धान में रेत की मिलावट किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सोमवार को प्रातः जब कुछ ग्रामीण धान उपार्जन केंद्र की ओर गए तो केंद्र में रखी धान में रेत की मिलावट पाई गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों को लगते ही मौके पर भारी हुजूम लग गया और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। चर्चा में ग्रामीणों ने बताया कि धान खरीदी केंद्र के समीप प्रातः रेत का ढेर दिखाई देने पर करीब आकर देखा गया तो धान के ढेर से रेत की मिलावट देखी गई, जो खरीदी केंद्र प्रभारी के द्वारा कर्मचारियों के साथ मिलकर अंजाम दिया जा रहा था। समस्या ये, मैं सुबह है तो गोबर फेंक रहा था जी, है ना, मेरे को दिमाग चंद बिसेन बाएं सर इसने आके बताया कि बोले यार चार रेत का ढेर में कैसा धान है। मैंने बोले कैसा क्या है यार, मालूम ही नहीं है कुछ। उनने आके बताया तो मैं भी आया और बस्ताराम ठाकरे भी आया हम साथ में। जब हाथ डाले धान की ढेर पे तो पूरा रेत, तो हमने 2-4 लोगों को बताया, 2-4 लोगों ने और 2-4 लोग को बताया, पूरी पब्लिक इकट्ठा हो गई। फिर है तो 20 लोगों को भी बताया, इन्हें गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद में उसके बाद में संजय आया, संजय ने लेवर के माध्यम से धान को ऊपर फेंकवा दिया, रेत जहाँ के वहाँ अभी भी है यथावत। आज सुबह जानकारी लगी कि यहाँ पे जो खरीदी केंद्र है, बहुत सा माल तो उड़ गया, लेकिन थोड़ा बहुत बचा हुआ, 2-3 ट्रक माल बचा हुआ है, और जो खराब माल है वो भी पड़ा हुआ है अस्त व्यस्त, उसको सब सही किया जा रहा था। इसी बीच में ये जानकारी आई कि यहाँ पे रेत गिराई, जानकारी के देखा गया कि रेत का ढेर डाला गया है, और जो धान खराब हुई है, जो अच्छी धान में रेत मिलाकर उसको पैक करके खाना पूर्ति किया जा रहा है का काम किया जा रहा था। तो रेत कब डाली गई है यहाँ पे साइड में? ये रेत आज सुबह डली है। यहाँ सुबह ही रेत डली है? हाँ, रात में रेत डली होगी ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा, और उसको आज सुबह मिलाया जा रहा था। तो आपको पता कैसे चला? मेरा घर नजदीक ही है, मैं ऐसे घूमते हुए इधर लोग। आपको बता दें कि धान खरीदी केंद्र से वर्तमान में धान का परिवहन कार्य किया जा रहा है, जिसमें खराब धान के बोरों को खोलकर नए बोरे में भरने के लिए धान की ढेर लगाई थी, जिसमें रेत की मिलावट पाए जाने और केंद्र के समीप में रेत का ढेर दिखाई देने से ग्रामीणों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से धान खरीदी केंद्र प्रभारी व इस कार्य में लिप्त कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की। ये नेवरगांव का उपार्जन केंद्र उपकेंद्र है। यहाँ पे आज सुबह मतलब मुझे पटवारी साहब का फोन आया, पटले जी का, सर जी आप कहाँ हैं? मैं घर पे ही था, मतलब 8 बजे करीब। बोले वहाँ रेत मतलब धान मिला रहे हैं, किसानों के फ़ोन आए हैं कि आप कुछ जानते हैं क्या, कुछ जानकारी है? मैं कहा मुझे जानकारी नहीं है। बोले मैं पहुँच रहा हूँ, आप पहुँच जाएँ। तो पटवारी साहब पहुँच गए, मैं भी मतलब आया सब, जैसे भी किसानों की भीड़ थी ऐसी मतलब भीड़ थी। देखिए तो जैसे किसान उनने बताया कि बोले इस पर धान था रेत के ऊपर, इसको इधर उधर फैला दिया है ना, तो स्थिति वैसी दिख रही है। तो सर आपको पता नहीं जानकारी लगी, जैसे आपके केंद्र है, आप यहाँ के अधिकारी हो, उसके बाद भी रेत आ गए, ट्रैक्टर आ गए यहाँ पे, उतर भी गई, जबकि यहाँ पे 3-4 आपके चौकीदार है यहाँ पे। उसके बाद जब सुबह प्रातःकाल में मुझे फ़ोन आया ग्राम के निवासी ओमकार सिंह राणा के द्वारा कि यहाँ पर जो खरीदी केंद्र में जो धान रखी हुई है उसमें रेत मिलाई जा रही है। तत्काल सूचना मिलते ही मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी तहसीलदार महोदया को सूचित किया। उनके निर्देश पर यहाँ पर आकर के मौका जाँच किया। मौका जाँच के समय ग्रामीण पंचगण उपस्थित थे
और जांच में पाया कि कुछ मतलब एक ट्राली करीब रेत कल गिराई गई है यहाँ पर, जो मौजूद है अभी आधी मात्रा में। हाँ, जस्ट यहीं पे जहाँ पे धान रखी हुई इसके बगल में। और धान जो ढेरों में रखी हुई है, शायद सुखाने के लिए रखे होंगे इन लोगों ने, गीली हो गई है तो उसका भी अवलोकन किया। उसमें किसानों ने दिखाया कि देखो साहब रेत मिली हुई है। 24 फरवरी को एक नाबालिग ने एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस द्वारा आरोपी विक्की वंशकर को रिमांड में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार आरोपी विक्की वंशकर निवासी वार्ड नंबर 24 द्वारा नाबालिग को गोंदिया घुमाने के बहाने ले जाया गया और इस दौरान अपने दोस्त के घर में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस द्वारा आरोपी विक्की वंशकर को गिरफ्तार कर रिमांड में लेकर जांच की जा रही है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बहेला थाना के कोसमदेही के जंगलों में पुलिस और नक्सली के बीच हुई मुठभेड़, भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद। बालाघाट से इतवारी के बीच चली ट्रेन, भाजपा और ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के बीच ट्रेन शुरू करने श्रेय लेने की लगी रही होड़। उक्वा मॉल में हादसा, एक मजदूर की मौत, 2 घायल, 6 महीने में तीसरी बार हुई घटना। जिले में फिर बदला मौसम का मिजाज, लालबर्रा, मानेगांव, समनापुर में हुई झमाझम बारिश और गिरे ओले। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 5 आरोपियों पर मामला दर्ज, सभी आरोपी फरार। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में हाइपरटेंशन और डायबिटीज के बढ़ रहे मरीज, सर्वे में हुआ खुलासा। और लांजी तहसील में 5 माह में 40 चोरी, पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से ग्रामीणों ने की शिकायत। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।